राजस्थान के बीकानेर जिले में एक गांव था, अंधारिया। एक वीरान, लगभग भुला दिया गया गांव। कभी वहां 500 से ज्यादा लोग रहते थे, पर आज बस 7 से 8 बुजुर्ग बचे थे जो गांव छोड़कर नहीं जा पाए। कविता 28 साल की फोटो जर्नलिस्ट दिल्ली में रहती थी। एक दिन उसे उसके दादा की मृत्यु की खबर मिली, जो अंधारिया गांव के आखिरी मुखिया थे। वह गांव से बचपन में एक दुर्घटना के बाद निकाल दी गई थी, क्योंकि वह लड़की अपशगुनी मानी जाती थी। पर अब दादा की मौत के बाद उसे उनकी वसीयत के अनुसार गांव आना पड़ा। गांव में कदम रखते ही जैसे समय ठहर गया। वही धूल भरी हवाएं, वही पुराने किले और वही सन्नाटा जो उसकी हड्डियों तक डर बैठा देता था। दादा के घर में उसे एक पुराना संदूक मिला, जिसमें एक किताब थी, अधूरी रस्में और मृत्यु की कहानियां। आखिरी पन्नों में दादा ने लिखा था, रस्म अधूरी रह गई थी, इसीलिए वो आज भी यही है, और अब तू आई है तो रस्म पूरी करनी ही होगी। कविता सोच में डूब गई। तभी बाहर से किसी की चीखने की आवाज आई। दौड़कर बाहर निकली तो देखा, गांव की एक बुजुर्ग महिला मंजी बुआ जमीन पर गिर पड़ी थी। मंजी बुआ बस एक बात दोहरा रही थी, उसकी शादी अधूरी रह गई थी, वो अभी भी दुल्हन की तरह सजती है। कविता को गांव में रहकर दादा की रस्में निभानी थी, पर धीरे धीरे रातों में उसे सपने आने लगे। एक लाल जोड़े में युवती जो रोती हुई हवेली की छत पर बैठी रहती थी, आंखों से लहू बहता और होठों से निकलती एक ही बात, मेरी विदाई क्यों नहीं हुई कविता। वह डर कर उठ बैठती, पर हर सुबह उसी छत से लाल जोड़ा हवा में लहराता दिखता। गांव की एक और बूढ़ी महिला गोमती काकी ने कविता को एक रात सच्चाई बताई। तेरे बचपन में तेरी एक बड़ी बहन थी, कुसुम। उसकी शादी तय हुई थी, पर तू जैसे ही पैदा हुई, कुसुम की बारात में आग लग गई। पूरा मंडप जल गया, दूल्हा वर पंडित सब मारे गए, और कुसुम किसी को नहीं मिली। तेरे पैदा होते ही पूरा गांव मान बैठा कि तू अपशगुनी है, पर असल में रस्म अधूरी रह गई थी, कुसुम की विदाई, और जब तक वो पूरी नहीं होती वो नहीं जाएगी। कविता ने मन ही मन निर्णय लिया कि वह उस अधूरी रस्म को पूरा करेगी। उसने उसी पुरानी हवेली में उसी रात को वही वस्त्र पहनकर एक प्रेत विवाह करने का नाटक रचाया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। पंडित नहीं मिला तो मंजी बुआ ने रस्में निभाई। रात के 12 बजे कुसुम की आत्मा ने पहली बार सबके सामने रूप लिया। एक खूबसूरत दुल्हन, लेकिन आंखों में आंसुओं की जगह राख थी। कविता ने उसकी विदाई की, जैसे एक छोटी बहन बड़ी बहन को विदा करती है, और हवेली की छत से वह लाल जोड़ा उड़ गया। गांव को लगा अब सब ठीक हो गया। कविता वापस दिल्ली चली गई, पर एक दिन उसके लैपटॉप पर एक वीडियो फोल्डर खुल गया, बिना उसके छुए। वह रात की शादी का वीडियो था, पर कैमरा उस समय ऑन नहीं था। वीडियो में कविता की आंखों में सफेद चमक थी, जैसे कोई और उसमें समा गया हो। आखिरी फ्रेम में वो कैमरे की तरफ देखकर कहती है, अब मेरी बारी है। विदाई तो मेरी भी अधूरी थी ना। अगले हफ्ते गांव से खबर आई, मंजी बुआ समेत 3 बुजुर्गों की रहस्यमय मौत हो गई। उनके गले में वही लाल जोड़ा लिपटा था। कविता अब किसी को नहीं दिखती, पर उसके इंस्टाग्राम पर रोज नई फोटो अपलोड होती है, किसी अधूरी शादी की। लोग कहते हैं अब वो खुद अधूरी रस्म बन चुकी है। अहाना अपने इंस्टाग्राम प्रोजेक्ट के लिए राजस्थानी ब्राइडल श्रृंगार पर एक सीरीज शूट कर रही है। एक लोकल पुरानी दुकान से उससे एक विंटेज लाल जोड़ा मिलता है, जिसने दुकानदार के अनुसार किसी की विदाई नहीं, मौत की निशानी है। अहाना मॉडल को शूट कर रही होती है, तभी कैमरा बार बार आईने की तरफ खुद मुड़ता है। फोटो में एक लाल घूंघट वाली परछाई दिखती है, जबकि कमरे में कोई नहीं होता। अहाना अब जिस भी फोटो को एडिट करती है, उसमें पीछे एक लाल जोड़ा दिखने लगता है, भले वो शूट में था ही नहीं। राजवीर, एक लोकल गाइड, उसकी पोस्ट पर कमेंट करता है, उसे फिर मत पहनाना, नहीं तो वो अब सिर्फ फोटो में नहीं रहेगी। राजवीर का चेहरा अधझला है। वो बताता है कि उसकी बहन ने भी वो लाल जोड़ा पहना था, और अब वो किसी पिंजरे में बंद नहीं है। अहाना की दोस्त साक्षी मस्ती में लाल जोड़ा पहन लेती है और सेल्फी लेती है।
कैमरे की स्क्रीन में वही लाल जोड़ा अचानक हिलता है और अगले पल साक्षी की गर्दन स्क्रीन के अंदर खिंच जाती है। फोन में सिर्फ एक फोटो बचती है, साक्षी का चेहरा घूंघट के पीछे। अब अहाना जहां जाती है वहां शीशों में लाल घूंघट वाली परछाई दिखाई देती है। उसके सपनों में कोई उसका श्रृंगार करता है, आंखों में काजल भरती है, माथे पर बिंदी लगाती है, पर उसके हाथ जले हुए हैं। राजवीर और अहाना एक पुरानी हवेली में जाते हैं और पता चलता है कि ये जो आत्मा है वो कुसुम नहीं बल्कि कविता ही है, जो पहली कहानी की नायिका थी लेकिन लाल जोड़े की आत्मा बन चुकी है। कविता ने आत्मा से समझौता कर लिया है। अब वो खुद श्रृंगार की आत्मा बन चुकी है। वो हर उस लड़की को चुनती है जो दुल्हन बनने की ख्वाहिश रखती है। अहाना की आखिरी फोटो वायरल होती है, उसकी आंखें लाल, माथे पर झलती हुई बिंदी। लोग कहते हैं अब वो किसी फोटो में नहीं छिपती, वो कैमरा की आंख बन चुकी है। मेहर अपनी YouTube सीरीज के लिए हॉन्टेड ब्राइडल लुक्स पर शूट कर रही है। उसे बीकानेर की एक बंद हवेली मिलती है जिसे कभी किसी दुल्हन का श्रृंगार स्थल कहा जाता था। वहां एक कमरा पूरी तरह ब्राइडल मेकअप से भरा है और कोने में एक शीशे से ढका लाल जोड़ा रखा है। तनिष्का केयरटेकर बोलती है उसे पहनना मत, वो हर लड़की को रानी बना देती है, पर रानी सिर्फ एक ही रह सकती है। मेहर फोटोशूट के लिए लाल जोड़ा पहनती है। जैसे ही वो घूंघट ओढ़ती है शरीर ठंडा हो जाता है और वो खुद को किसी और की आंखों से देखने लगती है। आईने में उसकी जगह किसी दूसरी लड़की का चेहरा, पिछली रानियों में से एक, और मेहर की आंखें धीरे धीरे काजल से काली होने लगती हैं। रात को हवेली में मेहर के चारों ओर से दुल्हनों की आवाजें आने लगती हैं। हम सब रानी बनना चाहती थी पर सिर्फ एक ही जीवित रह सकी। मेहर अब अकेली नहीं है। हर बार जब वह जोड़ा पहनती है उसकी बॉडी में किसी और की आत्मा घुसती है। राज खुलता है कि हर 100 साल में एक दुल्हन को जिंदा श्रृंगारित किया जाता है ताकि लाल जोड़े की आत्मा फिर से जवान हो सके। हवेली की दीवारों के पीछे छुपे हैं पुराने मुखौटे, बाल, बिंदी, चूड़ियां, हर एक रानी की आखिरी निशानी। और अब मेहर अगली है। दिव्यांश को शक होता है कि तनिष्का हवेली की मालिक नहीं, कोई और है। तनिष्का असल में पहली दुल्हन की आत्मा है जो अब इंसानी रूप में जी रही है और उसे चाहिए एक नया शरीर। श्रृंगार के आखिरी दिन जब मेहर को लाल जोड़ा पहनाया जाता है, तनिष्का रानी का ताज उठाकर उसे पहनाती है, लेकिन मेहर पहले ही अपनी रील में ये सब लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। सभी दर्शकों के फोन में वो लाल जोड़ा झुलसने लगता है और उसकी आत्मा इंटरनेट में फंस जाती है। अब इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर एक नया ब्राइडल फिल्टर वायरल हो रहा है। लड़कियां जब भी उसे इस्तेमाल करती हैं उनकी आंखें काली हो जाती हैं और किसी एक की आंखों में लाल जोड़ा फिर से चमकता है। अब विरासत डिजिटल हो चुकी है। नेहा रात के समय अपनी बहन पारो के कमरे में दाखिल होती है। वहां वो लाल जोड़ा अब भी तय किया हुआ रखा है, लेकिन कमरे की दीवारों पर एक अजीब सी काली परछाई थरथरा रही है, जैसे कोई उस जोड़े को घूर रहा हो। जैसे ही नेहा उसे छूती है उसकी आंखें पल भर को सफेद हो जाती हैं और पारो की आवाज उसके भीतर गूंजती है। नेहा, जोड़ा सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये रक्त सूत्र है, हमारा खून इससे बंधा है। दादी जो अब तक बिस्तर पर थी अचानक बोलने लगती है, लेकिन उसकी आवाज में कुछ बदला हुआ है। तुमने जोड़ा छू लिया ना, अब तुम्हारे भीतर भी वही कहानी लिखी जाएगी जो पारो के साथ हुई थी। वो जोड़ा सिर्फ पारो के लिए नहीं बना था, वो तुम्हारे लिए बनाया गया था। तुम ही असली वारिस हो। नेहा को हर रात अजीब सपने आते हैं जहां वो खुद को लाल जोड़ा पहने हुए एक पुराने किले में देखती है। उसकी आंखों से खून बह रहा है और सामने बैठे लोग उसे दुल्हन बना रहे हैं, मगर सबके चेहरे जले हुए हैं। वो जागती है तो उसकी हथेली पर सचमुच खून का निशान होता है। अब वह समझ चुकी है, इस जोड़े को पहनने वाली हर लड़की को अपना खून चढ़ाना पड़ता है। एक रात नेहा के कमरे में आईना अपने आप धुंधला हो जाता है और आईने में पारो की आत्मा दिखाई देती है। नेहा,
तुम्हें इसे खत्म करना होगा, वरना ये तुम्हें भी मेरी तरह खा जाएगा। पारो उसे बताती है कि जोड़ा एक शैतानी रक्त सूत्र से बंधा है, जिसे विवाहित आत्माओं की बलि चाहिए होती है। जब जोड़ा किसी को पहनाया जाता है, वो आत्माएं जाग जाती हैं और उसका शरीर खा जाती है और आत्मा जोड़ में कैद हो जाती है। नेहा अब तय करती है कि वो इस शाप को खत्म करेगी। वो दादी से वो विवाह रक्षा सूत्र मांगती है, जो सदियों पहले किसी तांत्रिक ने बनवाया था। लेकिन जैसे ही नेहा उसे पहनती है, लाल जोड़ा अपने आप उड़कर उसकी ओर आता है और उस पर चढ़ने लगता है। नेहा और लाल जोड़ा अब आमने सामने है, लेकिन इस बार नेहा अकेली नहीं है। नेहा जानती है कि उसे अपने खून से जोड़े की प्यास बुझानी है, पर एक नई आत्मा नहीं, पुराना हिसाब चुकाना है। वो दादी को पकड़ती है और सच्चाई सामने आती है। दादी ही थीं जिन्होंने पहली बार उस जोड़े को एक औरत को पहनाया था और उसी दिन से शाप शुरू हुआ। नेहा दादी का रक्त जोड़े को चढ़ा देती है और पूरे हवेली में भयानक चीखें गूंजती हैं। हवेली हिलती है, जोड़ जलता है और सब कुछ राख में बदल जाता है। शाप कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ वारिस बदलते हैं। मास्क की ताकतें अब केवल भूतों तक सीमित नहीं रहीं, अब ये दुनिया के जीवित लोगों को भी धीरे धीरे खींच रही थी, एक ऐसे आयाम में जहां चेहरों की पहचान, आत्माओं की गूंज और रिश्तों का कोई मोल नहीं। अन्वी को एक रहस्यमय नकाब मिला जो बाकी मास्क से अलग था। ये मास्क धूप में चमकता नहीं था, बल्कि परछाई में सांस लेता था। जब उसने उसे उठाया, उसकी आंखें काली हो गईं और एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजी, अब तू ही कहानी है। अन्वी के सपनों में धनवंती अब भी दिखती थी, मगर अब वो किसी चेतावनी के रूप में नहीं, बल्कि एक गाइड बनकर। वो कहती है, इस बार मास्क को जलाने से कुछ नहीं होगा, इसका अंत तुझ में छिपा है। जिसे सबने मारा समझा था, संध्या, वो अचानक एक सुनसान हवेली में जीवित दिखी, लेकिन वो इंसान नहीं रही। उसके चेहरे पर आधा मास्क अब भी चिपका हुआ था और उसकी याददाश्त अधूरी। कई पुरानी आत्माएं, रूप सिंह, सावित्री बाई, रानी मृगतृष्णा, एक साथ अन्वी को घेरती है। वे बताती हैं कि एक अंतिम चेहरा बचा है, रचयिता का चेहरा, जो मास्क की पहली आत्मा थी और जिसने यह श्राप शुरू किया था। अन्वी को राजस्थान के एक रेत में दबे मंदिर में ले जाया जाता है, जहां रचयिता का असली चेहरा छिपा है, लेकिन जो चेहरा वो देखती है वो खुद का ही होता है। सच्चाई सामने आती है, अन्वी ही रचयिता का पुनर्जन्म है। अब लड़ाई है मास्क की आत्माओं बनाम रचयिता के पुनर्जन्म। अन्वी के बीच हर मास्क अलग शक्ति देता है और अन्वी को हर एक आत्मा से अपना डर निकालकर उसे परास्त करना होगा। अन्वी सभी मास्क को एकत्र कर उन्हें नष्ट करने लगती है, लेकिन एक मास्क, धोखा, अन्वी को झांसा देता है और वो अपने ही दोस्तों को खो देती है। अंत में वो एक दहाड़ के साथ खुद को आग में झोंक देती है, लेकिन तभी एक हंसी गूंजती है। मास्क अब एक बच्चे के चेहरे पर लग चुका है।